उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। यानी कि देखा जाए तो अभी चुनाव में कई महीने बाकी हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी का इंजन अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। दिल्ली में पार्टी की नई केंद्रीय टीम बनी और इस टीम में उत्तर प्रदेश से एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 नेताओं को जगह मिली है। अब सवाल यह है कि बीजेपी को अचानक यूपी की इतनी याद क्यों आई? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का झटका अभी तक पार्टी के दिमाग से नहीं निकला है, या फिर क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी संगठन के बीच तालमेल को और मजबूत करने के लिए कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन नए चेहरों के जरिए बीजेपी 2027 के साथ साथ 2029 के लोकसभा चुनाव की भी जमीन पे तैयारी करना चाहती है? कहानी काफी दिलचस्प है और इसमें सिर्फ संगठन ही नहीं है बल्कि यूपी की जातीय राजनीति, योगी की सरकार और बीजेपी के भविष्य का पूरा गणित छिपा हुआ है। पहले पूरा नंबर गेम समझ लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया। इस टीम में उत्तर प्रदेश से 8 नेताओं को जगह दी गई। पिछली केंद्रीय टीम में यूपी के 7 चेहरे थे, यानी इस बार एक चेहरा और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन सिर्फ संख्या देखकर मत जाइएगा, असली कहानी इन चेहरों के चुनाव में छिपी है। बीजेपी ने ऐसी टीम बनाई जिसमें अलग अलग सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश नजर आती है। ओबीसी चेहरा है, दलित चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, यादव समुदाय तक पहुंच बनाने वाले भी चेहरे हैं और यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने वाले लोग भी शामिल हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो बीजेपी ने नई दिल्ली में बैठकर सिर्फ संगठन की टीम नहीं बनाई है बल्कि यूपी के लिए सामाजिक और चुनावी गणित का पूरा पैकेज तैयार कर लिया है। अब इस टीम की सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं। इन 8 नेताओं में से 4 ऐसे हैं जिन्हें हाल के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। रेखा वर्मा 2024 का लोकसभा चुनाव धौरहरा से हार गई थी। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार चुकी हैं। हरीश द्विवेदी बस्ती से 2024 में हार गए थे और अमरपाल मौर्य 2022 के विधानसभा चुनाव में उचहार से हार चुके थे। अब आम राजनीति में चुनाव हारने के बाद नेता का कद अक्सर कम हो जाता है, लेकिन बीजेपी ने इन नेताओं के साथ उल्टा कर दिया। चुनाव हारे लेकिन संगठन में जिम्मेदारी बढ़ा दी। यानी पार्टी का संदेश कुछ ऐसा है कि चुनाव हार गए तो कहानी खत्म नहीं होती, संगठन का मैच अभी भी बाकी है। बीजेपी इन नेताओं की चुनावी हार को कमजोरी के बजाय उनके संगठनात्मक अनुभव के इस्तेमाल के तौर पर देखती है और शायद यही वजह है कि पार्टी के इन चेहरों की जो बात आती है तो समझ आता है कि इनके अंदर एक्सपीरियंस कितना है। अब यहाँ योगी आदित्यनाथ वाला एंगल समझना भी जरूरी है, क्योंकि यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल वही है। 2017 में सरकार में आए और तब से सरकार चला रहे हैं। बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था और अपने कामकाज को योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी बताती है। तो ऐसे में जब केंद्र की नई टीम में यूपी के इतने सारे नेताओं को जगह मिलती है और विनय तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया जाता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दिल्ली योगी के ऊपर संगठन का कोई नया कंट्रोल बनाना चाहती है। लेकिन बीजेपी के अंदर से जो संकेत मिल रहे हैं वो इसे योगी के खिलाफ कदम नहीं बताते, बल्कि पार्टी के भीतर इसे सरकार और संगठन के बीच तालमेल मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। सीधी भाषा में कहे तो योगी सरकार चलाए और संगठन चुनाव की जमीन तैयार करे, क्योंकि 2024 ने बीजेपी को एक बात अच्छी तरीके से समझा दी कि सिर्फ सरकार के काम तौर पर काम करना, बड़े नेताओं के चेहरे के भरोसे यूपी का चुनाव निकालना आसान नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी के सामने एक मजबूत चुनौती खड़ी की। चुनाव के बाद पार्टी के भीतर से ही कई तरह की बातें सामने आई। कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी की चर्चा हुई, तो कहीं सरकार और संगठन के बीच दूरी की बात हुई, तो कहीं उम्मीदवारों के चयन में केंद्रीय नेतृत्व के ज्यादा दखल की बात सामने आई। मतलब चुनाव के बाद बीजेपी को यह महसूस हुआ कि दिल्ली से रणनीति बनाना अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, स्थानीय नेता किस मूड में है और वोटर किस तरफ झुक सकते हैं, ये जानना उससे ज्यादा जरूरी है। अब 2027 में बीजेपी शायद 2024 वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि इस बार संगठन में यूपी के नेताओं की संख्या ज्यादा है। उन्हें सिर्फ दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने राज्य में भी राजनीतिक काम करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब स्मृति ईरानी की जब बात करते हैं तो 2024 में अमेठी से हारने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय महासचिव बनाया। यह नियुक्ति अपने आप में काफी बड़ा राजनीतिक संदेश भी देती है। पार्टी के अंदर स्मृति ईरानी को एक मजबूत वक्ता और खास तौर पर महिलाओं और युवाओं के बीच प्रभाव रखने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा एक बात उनके राजनीतिक प्रोफाइल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है अमेठी में राहुल गांधी को वो हरा चुकी है। अब अगर 2027 में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के चुनाव अभियान में बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो बीजेपी के पास भी स्मृति ईरानी जैसा चेहरा होगा जो कांग्रेस के इन बड़े नेताओं के खिलाफ राजनीतिक रूप में खड़ा हो सकता है। यानी बीजेपी शायद चुनाव को सिर्फ
सरकार के काम बनाम विपक्ष के आरोपों की लड़ाई नहीं रहने देना चाहती, बल्कि चेहरे बनाम चेहरे का मुकाबला भी बनाना चाहती है। और स्मृति ईरानी को फिर से बड़ी जिम्मेदारी देना इस रणनीति का बड़ा हिस्सा है। अब हरीश द्विवेदी पर आए। हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वे ब्राह्मण नेता हैं और एबीवीपी के पृष्ठभूमि से भी आते हैं। 2024 में बस्ती से चुनाव हारने के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके पीछे जातीय गणित भी अगर देखें तो यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोट हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और बीजेपी के भीतर भी समय समय पर अलग अलग सामाजिक वर्गों की नाराजगी की चर्चा होती रही है। ऐसे में एक युवा ब्राह्मण चेहरे को राष्ट्रीय टीम में आगे करना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक संदेश है। हालांकि हरीश द्विवेदी और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर एक बात तो साफ कर दी है कि चुनाव जरूरत के सामने पुराने राजनीतिक समीकरण पीछे किए जा सकते हैं। अब ये चेहरा संगठन में कितना असर डालता है, ये तो 2027 की तैयारी में धीरे धीरे अपने आप नजर आएगा। इसके बाद आते हैं ओबीसी वाला सबसे बड़ा खेल। अमरपाल मौर्य को बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई। अब यूपी की राजनीति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति ये जानता होगा कि ओबीसी वोट कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि ओबीसी कोई एक वोट बैंक नहीं है। इसके अंदर कई जातियां और समुदाय आते हैं। कुशवाहा, शाक्य, सैनी और मौर्य जैसे समूह कई इलाकों में चुनावी नतीजे बदलने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी लंबे समय से गैर यादव ओबीसी वोट को अपने साथ जोड़कर चलती आई है और यही कारण है कि इस बार इनको मौका दिया गया। ऐसे में अमरपाल मौर्य की जिम्मेदारी सिर्फ मोर्चे की बैठक करने तक सीमित नहीं होगी। उनके सामने असली चुनौती ये होगी कि बीजेपी के साथ गैर यादव ओबीसी का कनेक्शन कमजोर ना पड़े, खासकर उन इलाकों में जहां समाजवादी पार्टी इन समुदायों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। और यही कहानी यादव वोट बैंक के साथ भी है। संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। वे राज्यसभा सांसद हैं और पहले विधानसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। बीजेपी के भीतर से ऐसी चर्चा है कि उनके जरिए यादव समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। यादव वोट लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार रहा है। ऐसे में बीजेपी अगर इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करती है तो सिर्फ बड़े भाषणों से काम नहीं चलेगा। उसे स्थानीय और भरोसेमंद चेहरे चाहिए। संगीता यादव वही चेहरा है। उनकी नियुक्ति को इसी बड़े प्रयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी के लिए चुनौती ये बस ये होगी कि वोट जो है वो बड़ी सेंध लगाने के लिए आसान बात नहीं रहेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए संगीता को चुना गया। इसीलिए पार्टी अब उन सामाजिक समूहों में भी अपना पहुंच बढ़ाना चाहती है जहां उसका आधार परंपरागत रूप से नजर आए। अब जब मुस्लिम वोट की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया। वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं और पसमानदा मुस्लिम समुदाय के बीच बीजेपी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति में उनका नाम लगातार सामने भी आता रहा है। इसके अलावा यूपी के कुंवर बासित अली को माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट उतना ही जरूरी है जितने की बाकी सब। पार्टी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ बुलडोजर कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर मुस्लिम समुदाय में इनके प्रति नाराजगी हमेशा नजर आई है। ऐसे में संगठन में मुस्लिम चेहरों को आगे करके बीजेपी एक तरफ अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ ये संदेश भी देना चाहती है कि पार्टी इस समुदाय के भीतर भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब इसका चुनावी फायदा कितना होगा ये अलग सवाल है, लेकिन हाँ, रणनीति जरूर नजर आती है। लेकिन पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण नाम शायद विनोद तावड़े हैं। बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी बनाया। ये नियुक्ति इसीलिए अहम है क्योंकि तावड़े को संगठन और चुनावी मैनेजमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने बिहार में पार्टी का काम भी संभाला और अब उन्हें देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य यूपी में हिस्सा दिया गया। उनका काम सिर्फ नेताओं से मुलाकात करना नहीं होगा, उन्हें सरकार और संगठन के बीच बैलेंस भी बनाना होगा। कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होगा, स्थानीय नेताओं के साथ राजनीति बनानी होगी, बातचीत करनी होगी और 2027 के चुनाव की तैयारी भी बूथ लेवल तक करनी होगी। आसान भाषा में कहूं तो योगी सरकार का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की चुनावी मशीनरी को व्यवस्थित करने में तावड़े की भूमिका बहुत अहम है। यही वो जगह है जहां 2024 के अनुभव से बीजेपी को सीख लेनी चाहिए। इसके साथ गुजरात के जगदीश पटेल को यूपी का इंचार्ज बनाया गया है। पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में देखा जाता है और वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के कार्यकाल से भी वो जुड़े रहे हैं। इसीलिए काशी क्षेत्र में उनकी भूमिका खास है। अब इन सारी नियुक्तियों को एक साथ अगर रखकर देखा जाए तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दूसरी तरफ यूपी बीजेपी का संगठन है, उसके ऊपर विनोद तावड़े जैसे प्रभारी, काशी में जगदीश पटेल है और राष्ट्रीय टीम में यूपी के 8 चेहरे।
मतलब बीजेपी ने 2027 के लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि पूरी टीम उतार दी है। और इस टीम को देखकर एक बात समझ आती है कि पार्टी अब चुनाव को आखिरी 6 महीने की लड़ाई नहीं बनाना चाहती, तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। तो आखिर बीजेपी का असली गेम क्या है? सीधी बात यह है कि पार्टी 2027 का चुनाव सिर्फ योगी के चेहरे पर छोड़ना नहीं चाहती। योगी सरकार चलाएंगे जरूर, लेकिन संगठन को भी मैदान में पूरी ताकत से उतरना होगा। 2024 के चुनाव ने बता दिया है कि यूपी में सिर्फ सत्ता में होना काफी नहीं है। बूथ पर कार्यकर्ता चाहिए, गांव में संगठन चाहिए, युवाओं के बीच कनेक्शन चाहिए, अलग अलग जातियां समूहों के साथ संवाद चाहिए और सबसे जरूरी वोटर को ये महसूस होना चाहिए कि पार्टी उसके साथ है। बीजेपी की नई टीम इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। पार्टी ने एक तरफ पुराने और अनुभवी चेहरों को जिम्मेदारी दी है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच पहुंच बनाने वाले नेता भी दिए। और अब पूरी तस्वीर को एक साथ रखिए। बीजेपी की नई टीम में यूपी की हिस्सेदारी बढ़ी, 4 चुनाव हार चुके हैं नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। स्मृति ईरानी को वापस राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली, हरीश द्विवेदी को जरिए ब्राह्मण समीकरण जो है वो नजर आता है, अमरपाल मौर्य के जरिए ओबीसी वोट को संभालने की कोशिश है, वहीं संगीता यादव के जरिए यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश है, तारिक मंसूर और बासित अली के जरिए मुस्लिम समुदाय तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश है। वहीं विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया और जगदीश पटेल को काशी समेत संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई। अब अगर ये सारी चीजें एक ही तस्वीर में दिखाई जाए तो साफ है कि बीजेपी 2027 को लेकर काफी गंभीर है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कागज पर रणनीति बनाना बहुत आसान होता है, दिल्ली में बैठकर टीम बनाना आसान होता है, नेताओं की जिम्मेदारी को साधना आसान होता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब यही नेता गांव-गांव जाएंगे, जिलों में संगठन के साथ बैठेंगे, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएंगे और उन वोटरों को भी अपनी ओर खींचेंगे जिनकी वजह से 2024 हारे थे। क्योंकि चुनाव आखिरकार कॉन्फ्रेंस में तो किया नहीं जाता, चुनाव बूथ पर ही जीता जाता है और यही वजह है कि बीजेपी की नई टीम का असली रूट यही है। 2027 का चुनाव भले अभी दूर है, लेकिन यूपी की राजनीति में उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपनी नई टीम के जरिए ये संकेत दे दिया है कि इस बार तैयारी लंबी चलेगी और संगठन को काफी पहले से मैदान में उतारा जाएगा। अब सामने समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस और विपक्ष का पूरा गठजोड़ है। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके पास योगी का चेहरा है और केंद्र का मजबूत संगठन है। 2024 में जो भी हुआ, जो बीजेपी के लिए चेतावनी थी, 2027 में वही गलती शायद बीजेपी नहीं दोहराएगी। तो कहानी का सार बस इतना है कि बीजेपी ने यूपी के लिए अपनी नई टीम बना दी है, लेकिन ये सिर्फ पदों का फेरबदल नहीं है, इसके पीछे 2027 की चुनावी रणनीति दिखाई दे रही है। 2029 का लक्ष्य भी है जो पीछे नहीं छूटेगा और योगी की सरकार अपना काम करेगी, संगठन जमीन संभालेगा और नए चेहरे अलग अलग सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि बीजेपी की ये चाल जमीन पर कितनी कामयाब होती है, क्योंकि यूपी में चुनावी गणित कागज पर चाहे जितना सुंदर दिखे, आखिरी फैसला जनता करती है। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि बीजेपी ने 2027 का खेल शुरू तो कर दिया है, लेकिन असली नतीजा तब आएगा जब वो 8 चेहरे दिल्ली से निकलकर यूपी की गलियों में, कस्बों में, गांवों में और बूथों तक पहुंचेंगे। वहीं पता चलेगा कि ये टीम सिर्फ बीजेपी की नई टीम है या फिर 2027 के चुनाव की असली टीम है। वहीं पता चलेगा कि जो रात भर बैठ के रट के पढ़ाई एग्जाम दिए जाते हैं वो एग्जाम है या फिर सालों भर मेहनत करके दिया हुआ एग्जाम है, क्योंकि अंत में मार्क्स आपको जनता देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यूपी में जो शुरू हो चुका है इलेक्शन को लेकर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बीजेपी की रणनीति तो तैयार है, बाकी पार्टियां किस तरीके से शुरू कर रही हैं अपनी तैयारी, वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,